नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलाइट एकेडमी। देखिए, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टैटिक जीके का ये सेकंड वीडियो है। आज हम इसमें पढ़ेंगे पॉलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को हम आज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कैबिनेट मिशन भारत कब भेजा गया था। तो कैबिनेट मिशन भारत कब भेजा गया था, इसका सही आंसर है, देखो 1946। ये तो लगभग सभी को पता होता है। कभी कभी क्वेश्चन को फंसाने के लिए क्या पूछ लेता है, उसमें मंथ ऐड कर देता है कि किस मंथ में आया था। तो यहाँ पर यदि हम मंथ की बात करें तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया था। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक समाधान और सत्ता हस्तांतरण की आवश्यकता को पहचानते हुए एक सैद्धांतिक ढांचा खोजने के अंतिम प्रयास के रूप में कैबिनेट मिशन को भेजा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों की मांगों को पूरा करेगा। कैबिनेट मिशन ने 3 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री शामिल थे। कैबिनेट मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री शामिल थे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि कैबिनेट मिशन में ब्रिटिश मंत्री कौन कौन थे। तो लॉर्ड पैट्रिक लोरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिफ और एवी अलेक्जेंडर, ये दोनों नाम पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए इससे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उनका उद्देश्य भारत के भविष्य के शासन के लिए एक योजना का प्रस्ताव करना और भारतीय राजनीतिक नेताओं के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाना था। मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। जैसा कि पहले ही बताया गया, मार्च 1946 को, तो 24 मार्च को पहुंचा था। 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य राजनीतिक समूहों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न भारतीय नेताओं के साथ कई चर्चाएं और परामर्श किए गए। देखो यहाँ पर अन्य राजनीतिक समूह, जैसे पहले स्वतंत्रता से पहले भारत में जो रजवाड़े हुआ करते थे, अलग अलग रजवाड़े का अलग अलग राजा हुआ करता था। ठीक है, तो उन सबके अन्य राजनीतिक प्रतिनिधित्व थे, तो सबको मिलाकर सबके साथ चर्चा परामर्श किया गया था। आगे देखेगा, मिशन का लक्ष्य एक ऐसा फार्मूला खोजना था जो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय की आकांक्षाओं को समुदाय की आकांक्षाओं को समायोजित कर सके। योजना में संघीय ढांचे के साथ संयुक्त भारत डोमिनियन के गठन की सिफारिश की गई थी। इसने भारत के लिए एक नया संविधान बनाने के लिए भारतीय प्रतिनिधि से बनी एक संविधान सभा की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, चलिए कैबिनेट मिशन के प्रयासों के बावजूद योजना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के प्रतिरोध और असंतोष का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने अखंड भारत के विचार को स्वीकार किया, लेकिन प्रस्तावित संघीय ढांचे के कुछ पहलुओं पर उसे आपत्ति थी। लेकिन मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना ने नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने इस योजना को अस्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उसने अलग पाकिस्तान की मांग की थी। राष्ट्रीय पाकिस्तान की अपनी मांग को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर ये इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ है, देखिएगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी। तो किसकी शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी ये बताया है। आपको यहाँ पर 4 आंदोलन दिए गए हैं, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें से आपको वो बताना है जो दांडी मार्च हुआ था उसके तुरंत बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। तो उसके बाद जो आंदोलन शुरू किया गया था वो सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के तुरंत बाद शुरू किया गया था। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए ये सब चीजें, होम रूल आंदोलन क्या था,
ये सब चीजें यहाँ पर लिखी गई है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। होम रूल आंदोलन के बारे में, असहयोग आंदोलन के बारे में और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। अब देख लेते हैं जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें क्या लिखा हुआ है। एम.के. गांधी ने 12 मार्च 1930 को 78 लोगों के साथ साबरमती आश्रम से अपना मार्च शुरू किया था। यहाँ से ये फैक्ट से भरा हुआ है, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है क्या कि दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था, तो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। कितने लोगों के साथ शुरू हुआ था? तो 78 लोगों के साथ शुरू किया गया था। क्लियर। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी तटीय गुजरात पहुंचा। दांडी मार्च मतलब दांडी एक जगह है, ठीक है, स्थान है, कहाँ का? गुजरात का। वहां पे ये पहुंचा था। उन्होंने दांडी में मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। तो वहीं से ही शुरू किया गया था क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 मार्च 1930 को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मोहनदास गांधी ने ब्रिटिश नमक एकाधिकार के विरोध में समुद्र की ओर एक उद्दंड मार्च शुरू किया था। मतलब जो ब्रिटिश का नमक का कानून था, नमक पर एकाधिकार था ब्रिटिश का, उसको तोड़ने के लिए ही ये मार्च शुरू किया गया था। ब्रिटेन ने के नमक अधिनियमों के भारतीयों को भारतीय आहार में मुख्य रूप से नमक इकट्ठा करने या बेचने पर रोक लगा रखी थी। ठीक है, तो इसके विरोध में ही गांधी जी ने ये मार्च निकाला था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता नहीं है। इस पर ध्यान दीजिएगा, विशेषता नहीं है बोला है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संघीय न्यायालय की स्थापना, बर्मा का पृथक्करण, अखिल भारतीय संघ का निर्माण और प्रांतों में द्वैत शासन शुरू करना। द्वैत शासन शुरू करना, इसका सही आंसर प्रांतों में द्वैत शासन शुरू करना ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने प्रांतों में द्वैत शासन की बात नहीं की गई थी। चलिए इसकी कुछ विशेषता जान लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि शुरू कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पर शासन शुरू करना था, शुरू नहीं समाप्त करना था। ठीक है, तो और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। प्रांतों को उनके परिभाषीय क्षेत्रों में प्रशासन की स्वायत्त इकाइयों के रूप में कार्य करने की अनुमति दे दी गई थी। इसके अलावा अधिनियम ने प्रांतों में जिम्मेदार सरकार की शुरुआत की, जिम्मेदार सरकार की शुरुआत की गई थी। ठीक है, कुछ अतिरिक्त पॉइंट जो भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या, मतलब उसकी मुख्य विशेषता क्या क्या थी। प्रांतीय द्वैत शासन का उन्मूलन, मतलब उसको समाप्त करना, और केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत करना। जो द्वैत शासन शुरू किया गया था वो कहां पर किया गया था? केंद्र में किया गया था और राज्यों से समाप्त किया गया था। ठीक है, दूसरा क्या? भारतीय परिषद का उन्मूलन और उसके स्थान पर एक सलाहकार नियम की शुरुआत करना। सलाहकार नियम की शुरुआत करना, अधिनियम की व्याख्या करने और संघीय मामलों संबंधित विवादों का न्याय निर्णय करने के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना करना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघीय न्यायालय की स्थापना किसके अधीन की गई थी? तो अधिनियम 1935 के अधीन की गई थी के लिए। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रिटिश सरकार क्षेत्रों और रियासतों के साथ एक अखिल भारतीय संघ का प्रावधान कर चुकी थी। किसमें? 1935 में। क्लियर। अगला देखिए, अल्पसंख्यकों के लिए विस्तृत सुरक्षा उपाय और सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध कराना। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, यहाँ पे जो सर्वोच्चता रखी गई थी, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता रखी गई थी। विधायिकाओं के आकार में वृद्धि, मताधिकार का विस्तार, विषयों का 3 सूचियों में विभाजन और
सांप्रदायिक मतदाताओं का प्रतिधारण, सांप्रदायिक मतलब हिंदू वोट अलग और मुस्लिम वोट अलग, इस वजह से वहां पे सांप्रदायिक। अगला पॉइंट देखेगा, बर्मा को भारत से अलग करना, ये भी बर्मा को भारत से अलग, बर्मा जो अभी फिलहाल म्यांमार है, जो अब फिलहाल म्यांमार है उसका पूरा नाम बर्मा हुआ करता था, उसी उसको 1935 अधिनियम के अधीन ही भारत से अलग किया गया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन अपने प्रसिद्ध कथन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बहुत बार पूछा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कहा गया था किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था क्या, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में कुछ अतिरिक्त फैक्ट। बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें आमतौर पर लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे और चरमपंथी गुट से थे। ठीक है। दूसरा, उन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बाल गंगाधर तिलक है उनसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो यही, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा, लोकमान्य तिलक या फिर बाल गंगाधर तिलक। 1890 में तिलक कांग्रेस में शामिल हुए थे। वह उदारवादी तरीकों और विचारों के विरोधी थे और ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनका रुख अधिक कट्टरपंथी और आक्रामक था, कट्टरपंथी और आक्रामक था। वह स्वराज या स्व शासन के पहले समर्थक में से एक थे। उन्होंने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसी नारे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भारतीय लोगों को आंदोलन किया और स्वतंत्रता के लिए हमारे संघर्ष में नई जान फूंक दी, इसी नारे ने। ठीक है। चलिए, उनका मानना था कि स्वशासन के बिना कोई भी प्रगति संभव नहीं है। वह कांग्रेस के चरमपंथी गुट का हिस्सा थे और बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे। उन्होंने 2 पत्र प्रकाशित किए, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्या, मराठी और अंग्रेजी में मेहता। मराठी में केसरी, केसरी पत्र का नाम है, पत्रिका का नाम है, किस भाषा में थी, मराठी में, और अंग्रेजी भाषा में क्या थी, मेहता। इन पत्रों में सरकार की आलोचना में वे निडर थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसको देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी हत्या पोर्ट ब्लेयर में की गई थी, तो यहाँ पर किसकी हत्या पोर्ट ब्लेयर में की गई थी, तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की हत्या कहां पर की गई थी, पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। 1872 में शेर अली द्वारा पोर्ट ब्लेयर में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। शेर अली को अंडमान निकोबार, अंडमान द्वीप जो था वहां पर समूह में दंड समझौते में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जब उन्होंने लॉर्ड मेयर को छुरा घोंपकर मार डाला था। ठीक है। लॉर्ड मेयर की हत्या उन्होंने की थी कहां पर, पोर्ट ब्लेयर में, तो उन्हें वहीं पे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। फरवरी 1972 में लॉर्ड मेयो ब्रिटिश बर्मा प्रांत के एक वाइस रिंगर दौर पर थे, जो कि 1852 में द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी प्रांत के कलकत्ता में मुख्यालय के हिस्से के रूप में एक मुख्य आयुक्त द्वारा प्रशासित किए गए थे। क्लियर। चलिए इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। लॉर्ड मेयो कौन थे, लॉर्ड मेयो ने 1869 से लेकर 1872 तक भारत में रहे थे। 1872 में उनकी हत्या कर दी गई थी। भारतीय राजकुमारों के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। तो ये पूछा जाता है काठियावाड़ में
राजकोट कॉलेज और अजमेर में मेयो कॉलेज। देखो मेयो, मेयो से तो पकड़ सकते हैं लॉर्ड मेयो, लेकिन राजकोट में कॉलेज किया गया था। राजकोट कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। भारत के सांख्यिकीय सर्वेक्षण की स्थापना इन्होंने की थी। कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना इन्होंने किया था। राज्य रेलवे का पुनर्स्थापन इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको देखिएगा, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी HSRA के नेता थे। तो HSRA के नेता यहाँ पर कौन कौन थे देखिएगा। इसका सही आंसर है पहले भगत सिंह, भगत सिंह इनके नेता थे। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस इनके नेता नहीं थे। तो जिसमें सेकंड आंसर है ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या सेकंड। तो यहाँ पर सेकंड आपका सही हो जाएगा, पहला, तीसरा और फोर्थ, यानी कि भगत सिंह नेता थे, जतिन दास नेता थे और अजय घोष नेता थे। चलिएगा आगे चलते हैं। ये इसके बारे में कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं, इसको देख लेते हैं एक बार। HSRA की स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। HSRA में से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, सुखदेव थापा, जोगेश चंद्र चटर्जी, जतिन दास और अजय घोष। क्लियर हुआ। यहाँ पर ये इनसे रिलेटेड जो व्यक्ति है इन्हीं को आपको याद रखना है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा किया गया था। संगठन की स्थापना के दौरान दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई बैठक में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों मौजूद थे। क्लियर हुआ। तो चलिएगा, इसके बाद ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वर्ष नरमपंथी और उदारवादियों में विभाजित हुए थे? ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वर्ष नरमपंथी और उग्रवादियों में विभाजित किए गए थे? तो इसका सही आंसर है 1907। 1907 में ही इन दोनों को अलग अलग किया गया था। जानते हैं इसके बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था 26 दिसंबर 1907 में। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। नरम दल और गरम दल मतलब उदारवादी और उग्रवादी के बीच मतभेद के कारण कांग्रेस इस सत्र में दो हिस्सों में विभाजित हो गई थी, जो कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दो दल नरम दल और गरम दल एक हो गए थे फिर से। 1907 में विभाजित हुए, 1907 में अलग अलग हुए, लेकिन 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दोनों एक हो गए थे। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी, जब ये दोनों अलग अलग हुए थे। और जब ये दोनों एक हुए थे, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था अखिल भारतीय किसान सभा का गठन सबसे पहले कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है लखनऊ में। कहाँ पर किया गया था? लखनऊ में किया गया था। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ मुख्य बिंदु, मुख्य पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। क्या अखिल भारतीय किसान सभा का गठन पहली बार लखनऊ में अप्रैल 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में किया गया था। हालांकि संगठन की महाराष्ट्र में मजबूत उपस्थिति थी, लेकिन शुरुआती संगठन इसका वहां नहीं हो पाया था। इसे अखिल भारतीय किसान सभा के नाम से भी जाना जाता है। सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का किसान आंदोलन था। सहजानंद सरस्वती ने नेतृत्व में बिहार में किसान सभा आंदोलन की शुरुआत की थी। स्वामी सहजानंद, NG रंगा, अदुलाल याग्रिक और कई अन्य नेता किसानों की लामबंदी में
प्रमुख बने थे। इनमें बाद में एक किसान घोषणा पत्र जारी किया जिसमें जमींदारों को समाप्त करने और सभी किराएदारों के लिए कब्जे के अधिकार की मांग की गई थी। मतलब पहले जो जमींदार होते थे ना, जो किसान होते थे, वो किसी जमींदार के अंडर में काम करते थे, वो लाइके एक मजदूर होते थे। ठीक है। अपने समाजवादी सदस्य और नेताओं के दबाव में कांग्रेस ने दिसंबर 1936 में एक कृषि कार्यक्रम को अपनाया। कहां पर? लखनऊ अधिवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं है? कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं है? देखो ये स्टार्टिंग में ही बताया था कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे। तो इसमें लोरेंज था, क्रिप्ट भी थे, क्रिप्ट मिशन, कैबिनेट मिशन, और एवी अलेक्जेंडर भी थे। बिल्कुल स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था कि कब भारत आया था, 1940 में भारत आया था कैबिनेट मिशन, तो वहां पे सदस्यों के बारे में जाना गया था, तो उसमें वेवेल नहीं थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वेवेल। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, वो सब फैक्ट कि कौन कौन से सदस्य थे, कब लाया गया, ये सब चीजें हमने स्टार्टिंग में बता दी गई थी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए जी, इस वीडियो में इतना ही। ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक देखते रहिएगा इलाइट एकेडमी।